बच्चों अगेन वे स्टार्टिंग हम सैलरी चैप्टर की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपके नोट्स में हो सकता है ऊपर मिसप्रिंट में 21 लिखा हो, बट ये 22-23 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। दैट इज समथिंग मिसप्रिंट। ठीक है, सैलरी चैप्टर सबसे पहले अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करेंगे मुझे। सैलरी वर्ड इंक्लूड्स व्हाट, सैलरी का मतलब क्या क्या चीज़ें आएंगी, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है सारी चीज़ें इसमें आती है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है। आपकी सैलरी अगर ड्यू हुई है बट पे नहीं, आपको टैक्स देना है, तो ये बहुत गलत है, बिल्कुल है। तो आपके लिए गलत है, सरकार के लिए भी। सरकार के लिए अगर आपकी सैलरी ड्यू है आपको पे करना पड़ेगा। सरकार ने क्लियर लिखा होगा सैलरी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल जाती है और ड्यू नहीं तो टैक्स लगना ही लगना, और अगर ड्यू हो गई बट मिली नहीं, सरकार कहती है विच एवर इज अर्ली। तो वर्ड क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, एडवांस सैलरी रिसीट बेसिस पे, अरियर्स ऑफ सैलरी टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, एडवांस अगेंस्ट सैलरी, सैलरी के अगेंस्ट में एडवांस दे दिया, लोन एक्सेट्रा जो हम पढ़ते थे कई चैप्टर्स में, तो जब जब रिसीव होगा तब। क्लियर, डन। फिर आता है एक इलस्ट्रेशन। मिस्टर के है जिनकी सैलरी 12,000 पर मंथ है सिंस 1 जून 2016 एंड गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 1,000। तो ये जब सैलरी चैप्टर हम क्लास में स्टार्ट करते हैं उस समय जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ पे स्केल का, ये पे स्केल का क्वेश्चन, तो 12,000 की सैलरी है, 2016 जून में उन्होंने ज्वाइन किया। पे स्केल के क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप ज्वाइन करते हो आपके 1 साल पूरा होने पर आपकी सैलरी बढ़ती है, बहुत छोटी सी चीज। तो इन्होंने ज्वाइन किया 1 जून को एंड गॉट इंक्रीमेंट ऑफ 1,000 ऑन 1 अप्रैल 2020। कैलकुलेट इज एनुअल सैलरी इफ सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन, अच्छा ये क्वेश्चन पे स्केल से अलग है थोड़ा, सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे, और सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सिंपल क्वेश्चन, आपको बोल दिया जाता है इतनी सैलरी है और इतनी बढ़ गई है। अगर आप इसको डिटेल में करेंगे तो शॉर्टकट आप अपने आप खुद बना सकते हैं। कैसे, देखिए, हम अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो मार्च 2020 में इसकी सैलरी बढ़ गई, मार्च 2020 में इसकी सैलरी नहीं बढ़ी हुई, नहीं बढ़ी थी, 12,000 ही थी, और 12,000 अप्रैल 20 टू फेब 2021 इनकी सैलरी कितने रुपए से बनी है। सर ऐसा क्या कर रहे हैं समझ लीजिए, राइट। पहला क्वेश्चन है सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, सैलरी ड्यू होती है मंथ के लास्ट डे, मतलब किस दिन पे करनी है आपको, उस मंथ के लास्ट डे को करनी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें अप्रैल मई जून ऐसे मंथ लिख लो अगर किसी को बहुत डिफिकल्ट है, तो हमारी टैक्सेबिलिटी कब से स्टार्ट होती है, अप्रैल से, अप्रैल से लेके मार्च तक है। तो मेरा सवाल है वट एवर इज द रिस्पेक्टिव ईयर, आप ये देखिए उनकी सैलरी कब बढ़ी। 1 अप्रैल 2020 को 1,000 रुपये बढ़ा, मतलब 13,000 हो गया, 1 अप्रैल 2020 को बढ़ा, राइट। और बोला गया है कि लास्ट डे को ड्यू होती है, मंथ के लास्ट डे। तो मार्च 2020 की सैलरी इनको 12,000 मिली होगी क्योंकि 1 अप्रैल को सैलरी बढ़ी, और अप्रैल से लेके फेब तक की सैलरी 13,000 है।
1000 बढ़ गया था। अप्रैल 20 टू फेब 21, अप्रैल 20 में उसको कितनी सैलरी मिली होगी? 13,000। कारण 1 अप्रैल 2020 को इसकी सैलरी बढ़ गई, तो जब अप्रैल के लास्ट डे इसको सैलरी मिली तो कितनी आएगी? 13,000 आएगी, राइट? ये फर्स्ट का, ये सेकंड का कर रहे हैं। फर्स्ट का तो सिंपल है, फर्स्ट का तो बहुत सिंपल आंसर है। मैं एक बार फिर से और करवा देता हूं। सपोज करते हैं आपकी सैलरी है 12,000, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, और ये पुराने टाइम से आपकी यही सैलरी चलती आ रही है। 1 अप्रैल 2023 को आपकी सैलरी 2,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाती है, मतलब टोटल हो गई 14,000। अब इसमें आता है क्वेश्चन 1, दो तरीके से आता है क्वेश्चन। पहला, इफ योर सैलरी इज ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ, बहुत आराम से करने वाले हैं, लास्ट डे ऑफ मंथ, क्या करेंगे? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हमें 2023-24 की अगर सैलरी निकालनी तो क्या करेंगे? अप्रैल में इनको सैलरी कितनी मिली होगी? 14 मिली है, बढ़ के मिली, क्योंकि 1 अप्रैल को बढ़ गई, बट मिलती कब है? एनीवे 14 है, और पूरे 12 महीने इनको कितनी मिली है? 14,000। दिस इज योर कंप्लीट सैलरी। एग्री? 168 राइट। अगर क्वेश्चन आता है कि आपकी सैलरी ड्यू होती है फर्स्ट डे को, सैलरी बिकम्स ड्यू इन द फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख को आज की सैलरी आपको अगले महीने मिलती है। यही चलता है सब जगह, काम पहले करो सैलरी बाद में लो। मल्टीनेशनल में ऐसा नहीं चलता, ज्यादातर वो पहले दे देते हैं 3-4 दिन, और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये कहती है कि आपकी डोमेस्टिक मेड है एक्सेट्रा, आप कैसे करते, पूरा महीना खत्म और महीने के बाद पैसे दे दो, यही होता। तो इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 2 में सैलरी अगले महीने की फर्स्ट को ड्यू होती है। बच्चों, मार्च की सैलरी इनको कब मिली होगी? अप्रैल में। मार्च की सैलरी कब मिली? मार्च की सैलरी कितनी है इनकी? बस इतना सब 12,000। मार्च में तो इनकी इंक्रीमेंट हुई भी नहीं थी, नहीं थे ना? तो मार्च की सैलरी कितनी? और सैलरी टैक्स कब होता है? ड्यू पे। मार्च की सैलरी ड्यू कब हुई है? अप्रैल में। तो आपको अप्रैल में कितना मिला? 12। मई टू फेब आपको कितना मिला? 14,000। कैसे सर, एक बार फिर से बताओ। मार्च की सैलरी मिली है आपको अप्रैल में, तो वो मिली आपको 12,000। मार्च की सैलरी 12 थी ना? अप्रैल की सैलरी कितनी हो गई? 14। और अप्रैल की सैलरी मिली कब है आपको? मई में। मई की, जून की, जैन की, फेब की, और मार्च की उसके अगले साल 1 अप्रैल 2024 को मिली होगी। समझ गए? हम 12 महीनों का देखना कि सर इनको अप्रैल में कितनी मिली थी? 12, क्योंकि वो मिली थी पिछले साल मार्च। फिर हमने जोड़ा मई से लेके अगले साल की फेब, क्योंकि फेब की सैलरी मिली कब है आपको? मार्च में। तो ये टोटल जोड़ लेंगे, कितना? ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया दिमाग में आपके, क्या करना?
अगर ये बोले सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ, यू हैव टू डू नथिंग, सिंपली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सैलरी मल्टीप्लाई विद दैट, उस महीने की उसी में मिल गई। बट इफ इट सेज सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ज्यादातर क्वेश्चन ये आता है, वो तो नॉर्मल है। इफ द सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा हमेशा ऑलवेज अप्रैल के अंदर अलग निकालनी सैलरी, और बाकी 11 महीने की सैलरी अलग होगी। हो सकता है उस अप्रैल को जुलाई कर दे, तो करना क्या फिर वो बता दो। आपको 1 महीने की सैलरी पुरानी लेनी है और 11 महीनों की नहीं लेनी। अगर टाइम ना बचे एग्जाम में कि बस अब तो खत्म करना पेपर, तो क्या करूंगा, रिस्क थोड़ा सा, 1 महीने की सैलरी पुरानी और 11 महीने की सैलरी नहीं। ये तब होता है जब अगर पहले मंथ में हो जाए चेंज। थोड़ा कॉमन सेंस तो आपको भी लगाना पड़ेगा। अगर सर उन्होंने ये बोल दिया कि सैलरी का इंक्रीमेंट हुआ है आपका जुलाई में, तो मेरा वाला फॉर्मूला मत लगाना कि 1 महीने की पुरानी, सैलरी का इंक्रीमेंट जुलाई में हुआ और पहली तारीख सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है 1 जुलाई को, और सैलरी इज ड्यू ऑन द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 4 महीनों की तो बोल्ड सैलरी होगी। फर्स्ट जुलाई को इंक्रीमेंट हुआ है, तो जुलाई में मिलेगी कौन सी सैलरी, जून की, तो जून की पुरानी है, समझ गए। और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, इनकी न्यू सैलरी। क्लियर है, मल्टीप्लाई करना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। क्लियर, ये एक प्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन है, हो सकता है एक आधी बार ट्राई कर लेना, मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है और एग्जाम में आ गया अच्छा फील करोगे। क्लियर, टफ तो नहीं लग रहा है, इजी है ये वाली चीज, कॉन्सेप्ट समझ लो, सिंपल सिंपल दिमाग में समझो। आप डोमेस्टिक मेड को सैलरी अगले महीने देते हो, तो वो सैलरी लेते वक्त कहता है सर फ्रॉम नाउ माई सैलरी शुड बी 14,000, यू शेड ओके फाइन, तो हाउ मच यू विल गिव दिस मंथ, 12, आप उसको देते हो तो 12 दोगे, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हाउ मच यू विल टेक, 14। बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखो, बट मेक श्योर कि एक बार जरूर हाथ से कीजिए, कंफ्यूज हो जाता है। आगे बढ़े। What about the basic salary? It's fully taxable. What do the fees is fully taxable? Commission fully taxable. Bonus etc. fully taxable होता है। पे स्केल का क्वेश्चन हम फर्स्ट क्लास में कर देते हैं सैलरी की। जिन्होंने रेगुलर क्लास 10 की है तो पता है, या कभी गवर्नमेंट जॉब या किसी के फादर मदर गवर्नमेंट जॉब में, तो वैसे भी पता है क्या होता है ये कि सर बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको भी बताया कि आपको Mr. B joins T Limited on 1st October 2016, राइट। आपको ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। पे स्केल 16,000, 2,000, 30,000, इसको पढ़ेंगे कैसे। आपकी बेसिक अभी 16 से स्टार्ट हुआ है, हर साल 2,000 बढ़ेगा, 30,000 के बाद नहीं बढ़ेगा, यही पढ़ते हैं। कंप्यूट द सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, हम 21, 22 या 23, 24 तक जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों कैसे करना, 30/9/2017 को आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, एग्री, 18,000 होती है, लिख के दिखो। 1/10/2016 से 1/10/2017 आपकी सैलरी कितनी रही थी, 16। 1/10/17 से 1/10/2018 अगले साल 2,000 बढ़ गई,
18 से 19 2000, 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22, 26,000 आपको बोला गया इनकी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की टोटल सैलरी निकाल के बताओ। तो सर मैं कैसे निकालूंगा? दिमाग में एक चीज लिख लेना आपने, अप्रैल में कितनी थी, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये आपका एक अक्टूबर बड़ा मंथ होगा, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है अपने ऊपर, आप ऐसे लिख लेंगे, सैलरी चैप्टर गलत नहीं करेगा कभी। तो क्या करूंगा मैं, अप्रैल में आपकी सैलरी पुरानी है क्योंकि अभी बढ़ी नहीं, आपकी सैलरी बढ़ती कब है, 10वें महीने, 1 अक्टूबर को। अच्छा इस क्वेश्चन में साथ में और डाल दें, योर सैलरी ड्यू ऑन फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, फर्स्ट ऑफ द, डाल सकते हैं। और तो फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ करने पर नवंबर में आपकी 26 काउंट होगी। अगर कुछ ना लिखा हो तो नॉर्मल चलेगा, अक्टूबर में 26 काउंट। इज दैट क्लियर? क्लियर बच्चों? तो बच्चों अप्रैल में मेरे हिसाब से 24,000 की सैलरी है, राइट? कितने महीनों तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों के लिए 24,000 है, और बाकी बचे हुए 6 महीनों के लिए 26,000। हम 25 एवरेज मैं कर सकता हूँ, ये चीज मुझे पता है, आपको आती तो आप कीजिए, अदरवाइज आप 24 मल्टीप्लाई बाई 6, 26 मल्टीप्लाई बाई 6 और टोटल 3 लाख रुपए आपने नहीं, तो सैलरी फर्स्ट अक्टूबर को तो वो सैलरी नवंबर में मिलेगी नहीं, वो अगर लिखा होता तो कि आपकी सैलरी अगले महीने की 1 तारीख को ड्यू होती है, अगर लिखा होगा क्वेश्चन में तो मानना है वो, अगर नहीं लिखा हो तो हमेशा क्या करते हैं कि 1 अक्टूबर को सैलरी बढ़ गई तो अक्टूबर के मंथ की सैलरी कितनी मिलेगी आपको, बड़ी मिलेगी। एक बार क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा, पढ़ने वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना फर्स्ट वाला डी वाला, वो एक बार जरूर दोबारा कीजिए। बाकी क्वेश्चन में दिक्कत दे सकता है, इंडिविजुअली ना दे आपको दिक्कत, इस क्वेश्चन में दिक्कत दे देगा, बट आई थिंक बेसिक कंसेप्ट समझ आया आपको। अगर कुछ ना लिखा हो, ऑब्वियसली जिस महीने बढ़ी उस महीने बढ़ी भी मिलेगी, अगले महीने होगा तो अगले महीने मिलेगी। अभी कुछ भी नहीं लिखा क्वेश्चन, तो क्या मानूं मैं सर, नॉर्मल जिस महीने है उस महीने की वहां मिलेगी। बच्चों ये समझ आ गया, ये 3 लाख रुपए आ गए आपकी सैलरी, जोड़ के देख लीजिए, एवरेज भी निकाल लो, 24 25, 24 और 26 के एवरेज 25,000 इंटू 12, बट आप इतना दिमाग ना लगाएं, मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, क्योंकि क्या है ना, आप लोग फॉर्मूला बना देते हो उसे कोई चीज को, और अभी तो 24 और 26 है, हो सकता है उसके बाद में 32 और 55 हो। इज दैट क्लियर? यहाँ आपसे थोड़े और पंगे लेने के लिए एग्जामिनर हो सकता है बोनस दे, डरना नहीं प्लीज। बच्चे सैलरीज के क्वेश्चन देख के डरते क्यों है, कॉन्सेप्ट सबको आता है, इट्स जस्ट दैट आपको बहुत सारी चीज एक साथ दिख जाती है तो डर जाते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ एक चीज, परफेक्ट होना सैलरी में, अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से चलिए, पहले बेसिक पे को कैलकुलेट कर दो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ, आराम से बेसिक पे निकाल दो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो। तो आपने बेसिक पे निकाल दी 3 लाख, फिर डीए कर लेते हैं, फिर डीए बोला, बट उन्होंने कहा डीए आपका 2-3 तरीके से दे देते हैं, बेसिक पे का 10%, कोई बात नहीं, 30,000 है, क्लियर। बट अगर वो ये कह दे डीए आपका 1 जनवरी 2024 को बढ़ता है,
10 से 20% हो जाता है, तो क्या करें सर? फिर इजी तरीके सर वाला वन मास्टर याद कर लीजिएगा। क्या है सर? जहां फंस जाओ शुरू हो जाओ चैंटिंग करना। क्या? अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बच्चे बन जाओ। सर अप्रैल में कितनी सैलरी थी? 24, 24, 24, 24, 24। और यहाँ बढ़ के कितनी हो गई थी? 26। तो 1 2 3 4 5 6 मंथ्स के लिए 24 मल्टीप्लाई बाई 6, हम डीए बना रहे हैं अभी। जो इसका टोटल आया कितना आया? 120। 24,000 का 6 महीने से 144 गुणा 10%, कितना है सर? 14,400 रुपये। और फिर 26, 260 का 3 महीनों का 26, 26 और 26 गुणा करो। गुणा 7800। और उसके बाद क्या करना है? जैन, फेब, मार्च है तो 26 गुणा 3 इज इक्वल्स टू 78,000 मल्टीप्लाई बाय बट 20%, 15,600। तो ये और ये टोटल कर देंगे इजी। ये डीए बन गया, बट यहाँ हम मिल जाते हैं, डरना नहीं। और मास्टर लास्ट में आपके पास है चैंटिंग मंथली के, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट एटलीस्ट क्वेश्चन सही हो जाए। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन भी आ गया समझ किस तरीके से पे स्केल को किया जाता है। प्लस किस तरीके से अगर बोनस बीच में बढ़ जाए तो आपको डीलिंग कैसे करना वो भी समझ आ गया। इसी तरीके से हो सकता है बोनस बढ़ा दे या डीए बढ़ा दे, कुछ भी बढ़ा सकते हो। आपको मेथड समझना है, रटना नहीं। नोटिस पीरियड की सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होती है सर? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती? प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, किसी भी नाम से दो आप एम्प्लॉय को कुछ भी, वो सैलरी है। सर व्हाट अबाउट सर्टेन अलाउंसेस? अलाउंसेस की बात करें, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ हूँ, यहाँ पर मुझसे ज्यादा आपका रोल है, फिर ये थोड़ी क्या चीज है? फुल्ली टैक्सेबल सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस। क्या होगा ये? फुल्ली टैक्सेबल डियरनेस अलाउंस व्हेन nothing is given regarding DA, it is assumed to be fully obviously taxable है या नहीं है, तब भी taxable ही होगा। Then tiffin allowance, servant allowance, project allowance, medical allowance, family allowance, warden allowance, overtime allowance और फलाना ढिमकाना कुछ भी है, all are fully taxable। मैंने आपको लिस्ट इस तरीके से बना के दे दी कि आप इनको अलग तरीके से लर्न करें। आप क्या कर सकते हो इसको और बेटर तरीके से करने के लिए? आपकी इसकी एब्रीवेशन बना लीजिए, इसकी कोई एब्रीवेशन बना लीजिएगा, टी 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 डी डी टी टी डी डी समथिंग, डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल आगे पीछे करके टी टी डी पी एल हमारा जो है ना टाटा टेनिस एनडीपीएल का दूसरा नाम टी पी डी डी एल समथिंग बन सकता है। अब इसका बनाइए सर, मैं कहाँ गलत कर सकता हूँ या कर सकते हैं? आप कर सकते हो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कर, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आप गड़बड़ कर सकते हो, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। ये वो नाम है अलाउंसेस के जो फुल्ली एग्जम्प्ट है, जितना आप खर्च करते हो, जितना आपने सेव कर लिया उतना आपका। इज दैट क्लियर? सर यहाँ सर का काम लेस है, बच्चों का काम ज्यादा है, लर्न करना। आगे
अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अलग से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एम्प्लॉयज की बात करते हैं उस केस में, क्योंकि उसका काम है ट्रांसपोर्ट का, तो उसको कितना मिलेगा? अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है ट्रांसपोर्ट वाले एम्प्लॉय को, बस कंडक्टर को, तो 70% ऑफ सच अलाउंस और रुपीज 10,000 विच एवर इज लोअर एग्जाम होता है, उसमें सिस्टम अलग चलेगा। सर आप गलती अगर करोगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस में करोगे, मिस्टेक एरिया है, उसको आप आधा घंटा लगाइए, पढ़ो उसको, नोट्स बनाओ उसको। क्लियर? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कोई भी अलाउंस दे दीजिए, फुली एग्जाम्प्ट है, ये पढ़ना। आगे बढ़े। ट्रांसपोर्ट वाला अगर किसको दिया जाए? ऐसा पर्सन जो कि कहां काम करता है? ट्रांसपोर्ट कंपनी। स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले था नहीं, फिर 40,000 हुआ, फिर हटके 50,000 है, स्टैंडर्ड है, सबको मिलेगा। क्या करना है सर? इफ योर सैलरी इज 5,50,000, नो अदर डिडक्शंस गिवन, देन 50,000 इसमें से माइनस कीजिए, नेट सैलरी विल बी 5 लाख, और टैक्स कितना बनेगा आपका? 87। अगर आपकी सैलरी 7 लाख, आपका टैक्स कितना बनेगा? नील आ सकता है, कैसे? 7 लाख में से 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख तक 80 सी टू 80 सी ले सकते हो आप, तो आपकी सैलरी फिर से आ गई। ठीक है, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाउस रेंट अलाउंस HR सबको मिलता है, कितना? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम फ्रॉम टैक्स, कितना? एक्चुअल HR रिसीव, ऑब्वियसली पता है हमें कितना क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर 40% ऑफ द सैलरी, और मेट्रो सिटीज है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, 4 मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तो उनमें 50% ऑफ बेसिक सैलरी। सर हम गलती कहाँ करते हैं सैलरी चैप्टर में? एक बड़ी गलती हम करते हैं, सैलरी वर्ड अलग अलग डिफाइंड है हर जगह। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी है? क्या ये बेसिक है या बेसिक प्लस BA है एक्सेट्रा? ये बार बार गलती है। मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कौन से एरियाज पे आपको नोट्स बनाने चाहिए और क्या चीज पे आपको ध्यान रखना है। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न होगा, आपकी तरह ही सभी बच्चों को लर्न होगा। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूला। HR गिवन है क्वेश्चन में, सबको याद है, एक्चुअल HR रिसीव 50 और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सबको याद है। बट वेयर यू मेक्स अ डिफरेंस, आप कहाँ गलती कर देते हो? आप गलती कर देते हो सैलरी वर्ड आपको याद नहीं है। पूरे चैप्टर में सैलरी की मीनिंग अलग है, आपको वो चीज ध्यान रखना। हम ये चैप्टर बहुत डिटेल में कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, तो आई होप ये समझ आ रहा है आपको। सैलरी का मतलब यहाँ क्या है? बेसिक प्लस BA प्लस एनी कमीशन, इफ कमीशन इज रिलेटेड टू ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, HR कैलकुलेट करते समय एडवांस सैलरी आपको इग्नोर करनी होती है। क्लियर? फिर इजी चीजें हैं गिवन, आसान चीजें हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना बच्चों?
पर मंथ, पर चाइल्ड, मैक्सिमम, ये याद है और एक्चुअल अमाउंट। डिडक्शन इज अवेलेबल इवन इफ द अमाउंट इज नॉट स्पेंड। चाइल्ड इंक्लूड अडॉप्टेड एंड स्टेप चाइल्ड। आप अडॉप्टेड हो, आप स्टेप हो, डजेंट मैटर, सरकार आपको लीगल बच्चा मानती है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डिडक्शन इज अवेलेबल इवन इफ द अमाउंट इज, ठीक है। इसी की तरह चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आ जाता है, 200 की जगह बस 300 रुपये पर चाइल्ड, 2 बच्चों का, सेम चीजें सारी। ट्रक ड्राइवर अलाउंस हम कर चुके हैं, ट्रक ड्राइवर नाम से आ सकता है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से आ सकता है। पर जब ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे तो साथ में लिखा होगा XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी, और नीचे ऐसा लिखा था आपको कंफ्यूज करने के लिए, मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय ऑफ द XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी। या छोटा सा लिखा होता है कि XYZ इज अ कंपनी एंड मिस्टर एक्स इज अ बस ड्राइवर हियर। बाकी क्वेश्चन पूरी कहानी लिखने में नीचे लिखा होगा ट्रांसपोर्ट अलाउंस। आप उस जॉब पे ध्यान नहीं देते, समझ गए। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जब भी आए, मैं आपसे चाहता हूं ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आप सेपरेट नोट्स जरूर बनाएं। सैलरी चैप्टर से क्वेश्चन 100% आना है और 100% ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जाम में आता ही आता है, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है बच्चों, फिर आया एक और ट्रांसपोर्ट अलाउंस के नाम से, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम। बच्चों ध्यान से देखना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, ये 1600 रुपए पर मंथ कट चुका है, इसकी जगह सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रही है। आपको बुक्स में मिल सकता है 1600 पर मंथ, बट ये हट गया है। नॉर्मल लोगों को कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर आप ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप है, तो आपको 3200 रुपए पर मंथ का ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा मैक्सिमम, और एक्चुअल रिसीव विच एवर इज। तो ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गया है, ये भी बन चुका है, और ऊपर का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में पढ़ा, यू कैन सी दैट पूरे में से जो मुश्किल आ रहा है वो यही है, इसको आपको ढंग से करना पड़ेगा। फिर आता है हिल कॉम्पनसेटरी अलाउंस। कुछ लोग हिल्स के एरिया में पोस्टिंग होती है, हमारे सोल्जर्स को ले लीजिए, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जो हिमाचल एक्सेट्राज में एक्टिव है। हिली एरिया में आपको जो ट्रबल हो रहा है कॉम्पनसेट करने के लिए, ये एग्जाम में ज्यादातर आता है, कारण ये फिक्स नहीं, ये 300 से 7000 तक हो सकता है, डिपेंड ऑन कितने ऊपर हुआ। आप सियाचिन हिल्स में, जहां हमारे हनुमंत अप्पा थे, अगर आपने नाम सुना, एक सोल्जर थे हमारे, आप लोगों को, मुझे बड़ा बुरा फील होता है, अभी आपको एक्टर्स का नाम पूछ लेंगे तो सबका पता है, रियल हीरोज आर सोल्जर्स। एक हनुमंत अप्पा सोल्जर थे हमारे, ये बिकॉज वो शहीद हो गए देश के लिए, सियाचिन हिल्स में पोस्टिंग थी उनकी, माइनस में टेम्परेचर रहता है, और वो लगभग 40 दिन तक बर्फ के नीचे दबे हुए, माइनस में, और वो जिंदा निकले वहां से। 40 दिन बर्फ के नीचे माइनस टेम्परेचर में ही वो जिंदा निकल गए। 40 दिन नीचे रहे थे, अब 40 मिनट नहीं रह सकते, और अनफॉर्चुनेटली इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। ही वॉज अ हीरो ऑफ आवर कंट्री। ऐसे अगर जगह पोस्टिंग्स हैं तो उस जगह के लिए आपका हिली एरिया अलाउंस बहुत ज्यादा होगा। आप कहते हो मैं माउंट आबू पे काम करता हूँ,
हो सकता है थोड़ा ऑक्सीजन कम हो, पहाड़ है, थोड़ा सा हो सकता है 300 500 700 1000 कुछ दे दे। बट अगर आप कहते हो मैं सियाचिन हिल्स में हूँ तो 300 माउंट आबू का और 300 ही सियाचिन हिल्स का इक्वल तो नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स हो रही है तो कॉम्पनसेट करना। ये कितना होता है 300 से 700 के बीच। बॉर्डर एरिया अलाउंस 200 से 1300, सर डिपेंड करता है किस टाइप के बॉर्डर पे है। कुछ ऐसे बॉर्डर्स हैं हमारे इंडिया के, डोकलाम नाम सुना सबने, डोकलाम कुछ साल पहले चाइना से हमारा फेस ऑफ हो गया। फेस ऑफ का मतलब है चाइनीज सैनिक हमारी जमीन पे आ गए थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पीछे नहीं हटे, उन्होंने कहा मैं जमीन नहीं दूंगा, 1 इंच भी नहीं दूंगा। तो हथियार नहीं उठाए क्योंकि हिली एरिया था, थोड़ा एक डेंजर एरिया है, तो गोली चलाने का मतलब है बहुत सारे ऐसे एरिया जैसे सियाचिन एक्सेट्राज में आप तोपे नहीं छोड़ सकते, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, बहुत कच्चे हैं ना वहाँ पे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को, हमारे सैनिकों को जो हीरोज हैं उनको खड़ा कर दिया वहाँ पे, ह्यूमन चेन बना के, पीछे नहीं हटना। ये नहीं कि कोई भी 10 इंच जमीन तुम ले लो क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं। ऐसे करते करते तुमने हजारों स्क्वायर फीट जमीन हमारी ले ली। अक्साई चीन पता है, सुना नाम सब है ना, हमारा है, पीओके हमारा है, राइट। तो वो जो ले लिया आपने उसमें हम धीरे धीरे वापस हमारी जमीन हम ले गए। वैसे तो अफगानिस्तान भी हमारा ही था, बट अभी धीरे धीरे बढ़ा। एनीवेज वो दूर की चीजें हैं। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि डोकलाम जैसा एरिया है, वहां पर बॉर्डर एरिया था और थोड़ा सा हमेशा डिस्प्यूटेड रहता है, अरुणाचल की साइड में शायद ही। तो इन्होंने फेस ऑफ में अपने हमारे सैनिकों को खड़ा कर दिया कि हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप सैनिकों को गिरा के जा नहीं सकते हो, गिराओगे तो हमारे इंडिया के जो सैनिक है वो आपको तोड़ देंगे, और उन्होंने तोड़ा भी, बहुत मारा था, ठीक है, बिना गोली चलाए, हाथों से, लातों से और डंडों से। उन्होंने हमारे सैनिकों पे रात के समय वॉर किया था, वार अटैक रात के टाइम, व्हेन आवर सोल्जर्स वर नॉट रेडी, दे वर स्लीपिंग प्रॉपर्ली। अचानक से अटैक किया उन्होंने। कैसे किया? लोहे के डंडे पे कीले गाड़ी हुई थी, डंडों पे, लकड़ी के डंडों पे लोहे की कीले गाड़ी। समझ गए? ये अगर लोहे का डंडा तो इस पे कीले निकली। आपने महाभारत रामायण में देखे होंगे ना ऐसे शस्त्र, उस तरीके के थे, या लोहे की फेंसिंग बनी हुई है, उनसे उनको मारा है जहां पर भी लग पाया सोते हुए सैनिकों। बट इंडियन सोल्जर्स आर ऑलवेज ब्रेव। जितनी देर सोए हुए थे उतनी देर लगी जरूर, और उठने के बाद बहुत मार, उन्हीं के हथियार छीन के उन्हीं को। तो उस समय हम जीते, उनको अपने कदम वापस पीछे ले लेते। दैट्स प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का जो भविष्य है, आप लोगों को चीज़ें पता नहीं होती है। रिसेंट की न्यूज़ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 बिफोर कोरोना की बात, नियर अबाउट कोरोना। तो ये चीज़ें भी हमें पढ़नी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम नई मूवीज़ के स्क्रिप्ट या फिर उनके मूवीज़ के जो कास्टिंग है, खर्चा है, फ्लॉप हुई, उनसे हटके हमें इन चीज़ों पे आ जाना चाहिए। एक प्रोग्रेसिव नेशन बनाने के लिए हमें वो आर्टिफिशियल imaginary life is a movie. This is an entertainment industry, and the people working there are entertainer, not the heroes, not the actors. They are doing it artificially. जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं तो वीडियो गेम है, आर्टिफिशियल है। The real heroes are sitting on the shoulders, which are sitting on borders. हमें उनकी चीज़ें पढ़नी चाहिए, बट क्योंकि हमारी बेसिक एजुकेशन से हमें उन चीज़ों पर भी फोकस नहीं करवाया गया। मैक्सिमम बच्चों को बॉर्डर्स भी नहीं पता, इंडिया का बॉर्डर किस किस देश से लगता है, हमें क्या करना, ठीक है। एनीवेज, जब अगर हम बॉर्डर एरिया अलाउंस देते हैं तो कितना टफ बॉर्डर है, कहाँ आपकी पोस्टिंग है, उसके हिसाब से भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे मैंने डोकलाम का एग्जाम्पल दिया,
तो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, अगर आप वहाँ काम करोगे हो सकता है आपको कभी कभार लोहे की कीलों वाली रॉड खानी पड़ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रेशर में रहते हो लड़ाई के, इसलिए वहाँ का अलाउंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप बीकानेर बॉर्डर पे काम करोगे तो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब एक्सट्रीम ज़्यादा, 50 डिग्री 55 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, और वहाँ पर खाने पीने की भी सुविधा प्रॉपर नहीं हो पाती, पानी की भी कमी है। जैसलमेर बीकानेर ये वाले बॉर्डर्स पे, तो ये एक अलग एरिया हो जाता है। आपको कभी भी एग्जाम में एरिया के नाम में लिखे, आपको लिखा होगा इतना अमाउंट है, हो सकता है कि वो कुछ ऐसा अमाउंट दे दे, अगर दिया तो, जो बेसिकली इससे भी ऊपर चला जाएगा। 1600 तो आप कितना कर दो उसको, 1300। यहाँ अगर आएगा तो 8000, आप उसको कर दो 7000। चांसेस कम है इनके आने के, क्योंकि एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप सारे बॉर्डर एरिया को लर्न करें, इसलिए एग्जाम में कम दिया जाता है। आपकी लर्निंग के लिए लिख दिया है, बट फिर भी आप इसको लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस क्या होता है? बहुत सारे इंडिया के अंदर आदिवासी एरिया, पिछड़ी जनजातियां, जैसे साउथ में जंगल है, चंदन की तस्करी होती थी वहां, अब सबको पता है ना? पिक्चरों से सबको पता चल जाता है, अदरवाइज तो द प्रॉब्लम इज नॉट यू, प्रॉब्लम इज बेसिकली योर बेसिक एजुकेशन। हमें देशभक्ति को भी सिखाई है हमारी किताबों में, प्रॉब्लम थी। आई डोंट फील शाय टू से दिस। तो एनीवेज, कुछ जंगल हैं ऐसे साउथ में जो ट्राइबल एरिया के लिए फेमस है। अच्छा, चंबल था हमारा, डाकू थे, अब तो खैर सरेंडर हो गए सारे। तो ये क्या है, ये वो एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा रिस्की एरियाज है। तो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस जो होते हैं वो एरिया टू एरिया डिपेंड करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ है हमारे ट्राइबल एरिया, मध्य प्रदेश में बहुत ट्राइब्स रहती है, तमिलनाडु पता है हमें, यूपी चंबल मैंने नाम भी बता दिया आपको, कर्नाटका अपने वो चंदन की तस्करी, एक पिक्चर भी देखी, वीरप्पन का नाम भी सुना होगा, बेसिकली चंदन की तस्करी उसी के ऊपर पिक्चर बनी हुई थी। हमें तो कोई मतलब नहीं था खैर उससे, हमें पिक्चर से मतलब था, बट बेसिकली वो पिक्चर उस पर बनी हुई थी। तो चंदन की तस्करी करता था वीरप्पन जो डाकू था। त्रिपुरा, असम, असम में आपने सुना होगा माओवादी बहुत होते हैं, माओवादी एक टाइप ऑफ इंटरनल टेररिस्ट है हमारा। माओवादी एक तरीके का वो अपनी मांगों के लिए, अपने लिए वो अलग ही ग्रुप बना लेते हैं, और वो सरकार को अपनी मांगे मनवाने के लिए उनसे ट्रेन छीन लेना, लोगों को पटरी काट देना, प्रॉब्लम देना, जिससे कि सरकार की अटेंशन उन पे जाए, सरकार उनकी बात सुने। ये हमारे ही लोग माओवादी, ज़्यादातर ये असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ बहुत है, भुवनेश्वर, बहुत सारे हैं यहाँ पर, बट बहुत कम है। मैं बताता हूँ एक केस आपको इनकम टैक्स का। हमारे रतन टाटा, असम में टी बगान, टाटा टी आती है, टी बगान में सेफर चलने के लिए माओवादी को उन्होंने कुछ एक एक्स अमाउंट दिया, लेट्स टेक एग्जांपल 10 लाख। उन्होंने वहाँ की पुलिस से हेल्प मांगी, पर एक समय ऐसा था इंडिया में गुंडा राज चलता था, आपको पता है। हमारे जो नेबरिंग स्टेट है जैसे यूपी, एक बहुत डर लगता था यूपी नाम से लोगों को, आज सबसे सेफ ही, कहीं भी दंगे हो सकते हैं, यूपी में कम होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता होते या नहीं होते, बट मेरी इंप्रेशन ये कि नहीं होते। करके दिखाओ, कहते ना बुलडोजर रेडी रहता है, करिए तो सही है। तो असम में रतन टाटा ने माओवादी को पुलिस प्रोटेक्शन दिया उन्होंने, बट पुलिस माओवादी के आगे नहीं टिकता, बीट एनी रीजन जो मैं शायद ना बता पाऊंगा, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, पुलिस मिली हो सकता है कि पुलिस उनके आगे सफिशिएंट ना हो, एक्सेट्रा। तो उन्होंने अपने टी बगान को सेफ करने के लिए माओवादी को कुछ एक्स अमाउंट दिया, लेट्स एग्जांपल 10 लाख। उन्होंने इस अमाउंट को सरकार की नजर में लाने के लिए इनकम टैक्स के पीएनएल में डेबिट कर दिया, पेड टू माओवादी रैंसम। इज अ स्मार्ट फैलो।
उसको 10 लाख की कॉस्ट नहीं थी, उसको भविष्य के लिए सिक्योर करना था। रैंसम मनी, पता क्या होता है? फिरौती। रैंसम को हिंदी में बोलते हैं फिरौती। तो पेड टू माओवादीज आर रैंसम मनी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको डिसअलाउ कर दिया। मिस्टर टाटा वेंट टू कोर्ट, ये अलाउ कीजिए आप, because I have paid this for the protection of my business. Why I am paying taxes to you? पहली क्लास टैक्स की टैक्स क्यों दिया जाता है? फैसिलिटीज के लिए, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। When they are protecting my bagans, I am paying these taxes to them. You should allow me to debit this. उसके बाद से वहां पर माओवादी बहुत कम हुए, सरकार की नजर गई है उस पर। आज से सरकार आपकी सुनती नहीं, बट वो कोर्ट तक केस कौन लेके गया? डिपार्टमेंट खुद लेके गया। ये पेड किया है इन्होंने। ही वॉज अ स्मार्ट फेलो, ही इज अ स्मार्ट फेलो। देखिए किस तरीके से अपना काम करवा लिया। तो सरकार ने इसको डिसअलाउ कर दिया और बहुत अच्छी प्रोटेक्शन हो गई। आज की डेट में असम में बहुत शांति, बहुत अच्छे से शांति। पढ़िए असम के बारे में, पढ़ के देखेंगे आप, व्यू बदल जाएगा। लोग कहते हैं आसामी, मोटी आसामी है, सुना वर्ड? ये क्यों आया वर्ड? वहां बहुत पैसा होता था एक समय, वहां के लोग बहुत रिच होते। आसामी आसाम से ही है, बट माओवादीज ने उनको भगा दिया, मर्डर हो जाते थे, घर में बैठे बैठे को मार दिया गया। लोग रातों रात अपने काम धंधे छोड़ के आ गए। खैर आगे बढ़ते हैं। एनी अदर अलाउंसेस की बात करें अगर, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन। फिर आते हैं परक्विजिट्स के ऊपर, बेनिफिट्स गिवन टू कैश और काइंड। परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? ऐसा कैश की जगह काइंड में, बहुत सिंपल भाषा में समझा दो सर। कैश की जगह काइंड में दे दो, मतलब सर ऑफिस आपको 3 लाख रुपए दे दे कि गाड़ी खरीद लो, ये तो सैलरी में जुड़ जाएगा। तो ऑफिस ने इसका अदर वे राउंड सोचा और बोला कि लो 3 लाख रुपए की गाड़ी ले लो, टैक्स कहाँ लगेगा? तो सरकार ने कहा जो आपने उसको सैलरी के ओवर एंड अबव कुछ दिया, हम उसको अलाउंसेस नहीं बोलेंगे। देखो अलाउंस का मतलब क्या होता है? कैश। परक्विजिट्स मतलब कैश की जगह काइंड देंगे। तो ये चीजें आपको कुछ लर्न करनी है और डिटेल में मैंने रेगुलर क्लास में बताई। जैसे फॉलोइंग कैटेगरी एज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, बेनिफिट्स गिवन इन कैश और काइंड टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की बात करें, कौन से? डायरेक्टर, एम्प्लॉय इन अ कंपनी, एन एम्प्लॉय हु हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, सब्सटेंशियल से 20% वाले को बोला जाता है। एम्प्लॉय हुज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज एक्सक्लूडिंग एक्सेट्रा बेनिफिट वे पेमेंट एक्सीड्स 50,000। आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में मोस्टली स्पेशल में आ जाते हैं, 50,000 से ऊपर तो मोस्टली सबको मिल जाता है। बट यहाँ एक वर्ड लिखिए, एक्सक्लूडिंग एमिनिटीज एंड बेनिफिट्स, बेसिक्स प्लस डी एक्सेट्रा। ऑल नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स जो भी दिए जाते हैं वो सारे मॉनिटरी बेनिफिट्स विच आर टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्सेट्रा, ये सारी बातें कर चुके हैं। ये परक्विजिट समझ आया। नॉन स्पेसिफाइड के लिए क्या करना है? एनी एम्प्लॉय अदर देन अबव आर ट्रीटेड एज नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये हमें पहले से कहा। ऊपर कौन है सर? डायरेक्टर, या ऐसा आदमी जिसे 20% का स्टेक हो, या फिर ऐसा आदमी जिसकी सैलरी 50,000 इससे ज्यादा, एक्सक्लूडिंग एमिनिटीज एंड बेनिफिट्स, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। सर इसका करना क्या? थोड़ी देर में पता चलेगा कि स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड पर करना। इसके अलावा सारे क्या है? आप एक कॉल सेंटर में काम करते हो, आप एक नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, या फिर आप डायरेक्टर हो, आपकी वाइफ चाहे पे डिपेंड है या नहीं है, उनको क्या बोला जाएगा? मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, आपके बच्चे, पेरेंट्स, सर्वेंट एंड डिपेंडेंट्स आर, कुछ बेसिक डेफिनेशन है। सर परक्विजिट्स की वैल्यू निकालना सबसे सिंपल है पूरे सैलरी में, बच्चों को सबसे ज्यादा टफ यही लगता है। कैसे करना है? बहुत सिंपल। आपको अगर लैपटॉप दिया या गाड़ी दी, तो उस गाड़ी की एम्प्लॉयर को कितनी कॉस्ट पड़ी? हो सकता है वो सेकेंड हैंड खरीदे, हो सकता है उसने नहीं खरीदी है, और सबसे ज्यादा जो होता है एग्जाम में कि एम्प्लॉय ने एक 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए, और हर साल उस पर 1 लाख रुपए का डेप्रिशिएशन, ये ज्यादातर होता है।
एम्प्लॉयर ने इसको 6 साल यूज किया और बाद में एम्प्लॉय को दे दिया, ऐसा सवाल आता है। तो क्या करना है? सिंपल, 6 साल यूज करने का मतलब। अब सवाल आता है कॉस्ट टू एम्प्लॉय कितनी बनी इसमें? 10, 6, 4 और 1, 4। 10 में से 6 लाख का वो बेनिफिट। सर ये जब 4 लाख की चीज दी उसे, उसमें से उसने 1.5 लाख रुपए 1,50,000 एम्प्लॉयर से ले लिया। तो एक्चुअल में बेनिफिट कितना दिया उसने? कितना? 2,50,000 लेस अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम द लेस अमाउंट एग्जाम इफ एनी। अगेन कुछ चीजें पढ़ेंगी जिसमें कुछ लेवल तक का एग्जाम भी है, जैसे आपने चैप्टर के लास्ट में पढ़ा हुआ ड्राइवर से लैपटॉप समथिंग एग्जाम। अगर कोई चीज एग्जाम है तो वो माइनस कर दो, नहीं है तो ये 2.5 लाख रुपए उसकी सैलरी में जुड़ जाए। इजी कॉन्सेप्ट है, तो परक्यूजिट्स को दिमाग में फिट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन से ऐसे परक्यूजिट्स है टैक्स फ्री? जैसे मैंने कहा एग्जाम, देखिए पहला मेडिकल फैसिलिटी एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में 2.5 लाख रुपए। कंटिन्यू द अबव एग्जांपल दिमाग में, 2.5 लाख रुपए की मेडिकल फैसिलिटी दी गई, टैक्स लगेगा आपकी सैलरी में? क्यों? मेडिकल फैसिलिटी एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सर ये पहले था, ये हट गया। ट्रीटमेंट टेकन इन प्राइवेट हॉस्पिटल एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर एग्जाम अप टू 15,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया आपको 50,000 का, उस वजह से कुछ चीजें हटा दी गई है। अब आज की डेट में ये दो ही बातें हैं कि मेडिकल एक्सपेंस कितना एग्जाम है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, फुल्ली एग्जाम। याद रहेगा? वो भी तो ना कि हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी। देखिए सारी ऐसे क्लियर क्लियर। Refreshment provided by the employer to the employee during the working hours in the office premises. Correct. Subsidies, lunch, dinner provided by the employees to etc. Recreational facilities, amount spent on training of employees, ये सब फ्री है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। Accommodation provided in a remote area and 15 days in hotel. अगर रिमोट एरिया में आपका कोई गेस्ट हाउस बना हो, वहां पर अगर आपका एम्प्लॉय रहता है तो उस पर्टिकुलर एरिया का मार्केट रेंट आपकी सैलरी में नहीं जुड़े। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होगा रिमोट में, सपोज आप कोई एम्प्लॉयर एक घर देता रहने के लिए और आपकी पोस्टिंग हो जाती है राजस्थान के एक छोटे से गांव में, वहां पर आपको वो एक प्रॉपर्टी पड़ी है उसमें रहने के लिए दे देता है, मार्केट रेंट आता है 4500 पर मंथ उसका गवर्नमेंट रेंट, आपकी सैलरी में 4500 पर मंथ इजी एट नहीं। रिमोट एरिया में दी अकोमोडेशन तो अगर शहर में दी है, सिटी में दी है, अदर देन रिमोट एरियाज में दी है, तो 15 दिन की अकोमोडेशन का खर्चा नहीं जुड़ेगा, उसके बाद का जुड़ेगा। सपोज पर डे का 1000 होटल में रहते हो आप दिल्ली में, मोस्ट ऑफ द होटल्स हैव देयर लाइजनिंग ऑफिस इन 5 स्टार होटल्स। आप 5 स्टार होटल्स के टॉप फ्लोर देखेंगे अगर, मेरिडियन, राम एक्सेट्रा जितने भी हमारे हैं, उनके टॉप फ्लोर ज्यादातर बुक रहते हैं 12 महीने। उनमें बड़ी बड़ी कंपनीज के डेलीगेशन स्टे करते हैं या 12 महीने बुक रखते हैं क्योंकि उनके एम्प्लॉय आते जाते हैं। तो आपने अगर 18 दिन एक होटल में स्टे किया कंपनी के लिए किसी भी पर्पज से, जिसकी पेमेंट कंपनी में पर डे 1000, तो 1000 रुपीज पर डे के हिसाब से 15 दिन कुछ नहीं होगा, 16, 17, 18, 3000 रुपए आपकी सैलरी में परक्यूजिट के नाम। इजी। और यही होटल अगर रिमोट में होता था कोई फर्क नहीं।
अगर आपकी कंपनी ने आपको कंप्यूटर लैपटॉप दिया है, चाहे यूज दिया हो चाहे बिना यूज दिया हो, एट होम, आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ज़्यादा। हम जब कोरोना से निकले ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम में चले गए, मोस्टली कंपनीज वर्क फ्रॉम होम दे दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी बचती है, उस वजह से आपको लैपटॉप देते हैं वो लोग, वो कॉस्ट आपकी सैलरी में नहीं फ्री है। क्लियर? क्योंकि ऑफिस के काम आ रहा है। एनी परक्यूजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट to the citizen of India for rendering services outside India। समझ आया? किसको दिए? इंडिया के। किसने दिए? किस लिए दिए? जैसे आपने देखा कोरोना हुआ था, कई वॉर हुई, जैसे यूक्रेन और रूस की वॉर हुई। उस वॉर में हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ फंस गए थे, तो कुछ हमारे लोग वहाँ जो थे उन्होंने हेल्प की थी उनको रेस्क्यू करने में। हो सकता है गवर्नमेंट ने उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट की, तो वो इंडियन गवर्नमेंट उस पर टैक्स। बहुत सारे अभियान चले अब तो, प्रोजेक्ट गंगा, भवानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे चले। कभी चाइना से निकाला, कभी अफगानिस्तान से निकाले, कभी यूक्रेन से निकाले, कभी इटली से निकाले। बस यही चल रहा था गवर्नमेंट का कुछ साल। तो ये जो बाहर फ्री में तो आपके लिए कोई काम करेगा नहीं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। आप जब जॉब करोगे तो कंपनी आपको एक इंश्योरेंस देती है। जिन बच्चों के घर पे कोई ना कोई जॉब में, तो आप बहुत क्लोजली समझ सकते हो इन चीज़ों को कि आपकी फैमिली कवर्ड होगी। लोन गिवन टू एम्प्लॉय एट अ कंसेशनल रेट और निल रेट। इस पर्पज से इंटरेस्ट प्रोवाइडेड और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड्स 20,000। सर हमने कहाँ पढ़ा ये? पैटी लोन। पैटी लोन नाम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था सैलरी में आपने। 20,000 तक के लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट का खर्चा आपकी सैलरी में नहीं जुड़ेगा। सर 20 से ऊपर, ये देखिए एसबीआई की रेट है 6%, आपको मिला है 4% और मिला है 10 लाख रुपए। पूरे साल का बनता है 60,000, आपसे ले रहा है एम्प्लॉयर 40। 20,000 का आपको फायदा दे रहा है, क्या होगा? ये 20,000 आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। क्लियर? परक्यूजिट के नाम हमेशा रेट एसबीआई की लीजिएगा। एग्जाम में चाहे आरबीआई की रेट गिवन हो, आपको एसबीआई की लीजिए। सेल और गिफ्ट ऑफ मूवेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा यूज फॉर मोर देन 10 years। सेल और गिफ्ट ऑफ मूवेबल एसेट्स लाइक मोबाइल एक्सेट्रा अदर देन कार और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू द एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर मोर देन 10 years। बेड दे दिया, कुर्सी दे दी 10 साल के बाद। सर 10 साल की, 10 साल में फुल्ली डिप्रिशिएट कंसेप्ट पढ़ा आपने, हो जाती है। बट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को छोड़ दीजिए, लाइक मोबाइल मैंने बोला तो उसको छोड़ देंगे आप। एग्जाम्पल, periodical journal required for performing official duties, telephone, mobile phone, expenses for telephone, mobile actually incurred on behalf of employee by the employer, whether by way of direct or reimbursement, ये खर्चे टैक्स फ्री हो। रेंट फ्री अकोमोडेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है काफी बार। एक होता था वर्ड HRA, वो आपको घर नहीं दे रहे थे, इस केस में रहने के लिए पैसा दे रहे। अब आपको तो वो टैक्स लग रहा था उसमें, अब आपको क्या दिया जा रहा है? ये क्या होता है? सर घर ले लीजिए आप, हम देंगे, जो भी भाड़ा लगेगा हम पे करेंगे, राइट? परक्यूजिट्स में डाल दीजिए, बट कुछ लेवल तक माफ होगी। रेंट फ्री ऑफिशियल रेजिडेंस प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मिलता है सबको। रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस पार्लियामेंट वालों को, एक्सेट्रास को, मिनिस्टर एक्सेट्रास को मिलता है। मिलता है क्या? छोड़ते ही नहीं है।
छोड़ते नहीं, एक बार दे दिया छोड़ते नहीं। कहीं तो सामान भी निकाल के देगा। मैंने न्यूज में पढ़ा, रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज टैक्सेबल टू द एक्सटेंट लाइसेंस फी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है। अदर एम्प्लॉइज के केस में कितना बच्चों, रेंट फ्री अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ अदर एम्प्लॉइज इज टैक्सेबल एज वेल। कैसे? वेयर अकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर की है तो कितना, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल चार्जेस विच एवर इज लोअर। वेयर द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 15% ऑफ योर सैलरी और 10 और 7.5 डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। गिवन होगा आपको ये क्वेश्चन में, विच अकोमोडेशन प्रोवाइडेड पॉल्यूशन एक्सीडिंग 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख। क्लियर? अगर मेरी खुद की है तो 15% में करेक्ट ले लूंगा। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर बीइंग, अगर फर्नीचर की दोनों साथ में जनरेटर या एसी वेसी तो क्या करूँ, तो आपकी 15% तो वो हो गई ऊपर वाली, प्लस 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एज ए डेप्रिसिएशन। आपने एक साल यूज किया तो 10% का डेप्रिसिएशन आपने यूज कर लिया। इजी, आपने एक साल यूज किया, एक साल में वैसे 10% खत्म हो जाती है, ये किसने की खत्म, आपने, आपने 10% यूज कर लिए। प्रोवाइडेड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो 10%, अगर किराए पे लाई हुई है कोई टैक्सी तो जो आप एक्चुअल पे कर रहे हो वो देख लीजिए। ठीक है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन एज ए यूजुअल, अगर आपने एम्प्लॉय से कुछ कलेक्ट कर लिया तो माइनस कर लिया। वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉय ऑन ट्रांसफर, आपको बोला गया क्यों ना आप दिल्ली से, क्यों ना आप दिल्ली से जाइए और कहाँ चले जाओ, कलकत्ता, मुंबई एक्सेट्रा, आप थोड़े दिन वहाँ रहिए, आपको कुछ बेनिफिट्स दिए जाएंगे एम्प्लॉयर की तरफ से। क्या बेनिफिट्स? आपको घर सेट करने के लिए इनिशियली आपकी फैमिली भी होगी, घर भी होगा, तो आपको वहाँ पर कुछ समय रहना पड़ेगा। उसके लिए जो आपको अकोमोडेशन दी जाती है फॉर द फर्स्ट 90 days ऑफ ट्रांसफर, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बोथ एट एग्जिस्टिंग प्लेस, पुराने वाला भी आपने नहीं छोड़ा क्योंकि सामान आपका वहीं पड़ा हुआ है, of the work and the new place of accommodation which has the lower value shall be taxed। तो पहले 90 दिन में कौन सा टैक्स लगेगा आपको, कौन से वाला? पहले 90 दिन आपको दो जगह अकोमोडेशन दे दी और दूसरी सिटी में ट्रांसफर कर दिया। आपको दिल्ली में भी दी हुई है और आपको मुंबई में भी दी हुई है। दिल्ली में आपकी अकोमोडेशन एम्प्लॉयर को कॉस्ट पड़ती है एक साल का 1,20,000 और मुंबई की अकोमोडेशन कॉस्ट पड़ती है उसको 1,45,000। तो ये नहीं कि दोनों की कॉस्ट लगेगी आपकी सैलरी में, एक माफ हो जाएगा। कौन सा? अकोमोडेशन विच इज अ लोअर वैल्यू शैल बी टैक्सेबल, 1,20,000 आपकी सैलरी में जुड़ जाए। इजी। आफ्टर 90 days इसका मतलब आप घर शिफ्ट करना नहीं चाहते। अकोमोडेशन में वर्ड सैलरी आ रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन में सैलरी वर्ड का, उस सैलरी वर्ड का क्या मीनिंग है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वाला सैलरी वर्ड पूरे चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक जगह और काम आएगा। इसमें सब जोड़ दीजिए। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ कंसिडर्ड फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कोई भी टैक्सेबल अलाउंस है वो, बोनस कमीशन एक्सेट्रा एक्स ग्रेटिया एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट्स। बट इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट के अलावा वाला डीए नहीं जुड़ता, ये मैंने आपको रेगुलर क्लास में करवाया है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है 40% ऑफ द डीए शैल बी एडेड टू रिटायरमेंट बेनिफिट और 60% नॉर्मल है। तो 100 रुपये में से 40% रिटायरमेंट वाला तो 40 जुड़ जाएगा यहाँ और 60 नहीं ऐड होगा। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ नहीं ऐड होगा। एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड। ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड टू एम्प्लॉय, फुल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय।
सिंपल है, क्या कहते हैं आपको स्वेटिपिटी शेयर दिए कंपनी लोग कहते हैं बहुत अच्छी बात है, टैक्स कहते हैं मार्केट रेट 10 रुपए की है, आपने 6 रुपए लिए हैं, टैक्स 4 रुपए पे। मोटर कार ओन फैसिलिटी इजी है, बच्चे क्यों नहीं पजल होते पता नहीं, बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। एम्प्लॉयर की गाड़ी, एम्प्लॉयर ही पेट्रोल डलवाता है और एम्प्लॉय अपने घर के लिए यूज करता है, इसलिए आपका मेंटेनेंस और उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन, जितना पेट्रोल पे खर्च हुआ प्लस उस गाड़ी का एम्प्लॉयर की गाड़ी पेट्रोल एम्प्लॉय डलवा यूज हो रही है पर्सनल और ऑफिस दोनों के लिए। तो इसमें माफ करने का तरीका क्या है? 1800 रुपये पर मंथ गाड़ी का डेप्रिसिएशन और 600 रुपया पर, ये आपका सीसी पे डिपेंड करते हैं कितने सीसी। 1600 सीसी से कम है तो कम वाला, 1600 सीसी से ज्यादा है तो ज्यादा वाला आपको छूट देगा, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए अबव 1600 सीसी हायर कैपेसिटी कार एंड अप टू 1600 सीसी लोअर कैपेसिटी कार, क्लियर बेटे। सेल्फ इसको लर्न करना, चार्ट बनाना पड़ेगा आपको अपना, अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि काफी सारा बड़ा हो जाता है ये, इसमें भूलने के चांस रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं है ये। क्यों? एम्प्लॉय की गाड़ी, एम्प्लॉयर पेट्रोल डलवाता है, अगर ये बोला जाए कि ये पर्सनल पर्पज है तो सिंपल सी बात है, गाड़ी किसकी? एम्प्लॉय की, वो अपने लिए यूज करे, कोई दिक्कत। तो गाड़ी एम्प्लॉय की, पेट्रोल बॉस डलवाता है और वो अपने पर्सनल के लिए यूज कर रहा है, तो पेट्रोल का खर्चा डाल दो आप उसकी इनकम में। क्वेश्चन समझोगे तो समझ आएगा, ठीक है। ऑफिस के लिए यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपये भी नहीं जुड़ेगा। अगर ये यूज करता है, देखिए पर्सनल पर्पस करेगा तो ऊपर वाले में दोबारा करवा लो, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉय। एक ऐसी गाड़ी है जो गाड़ी है बॉस की आपकी, पेट्रोल आप डलवाते हो और आप पर्सनल पर्पस से यूज करते हो, तो गाड़ी का डेप्रिसिएशन जोड़ दो आपकी सैलरी में। आप उसको दोनों पर्पस से यूज कर रहे हो, पर्सनल एंड ऑफिशियल, तो क्या करना, 600 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपका टैक्सेबल वैल्यू जुड़ जाए। गाड़ी है आपकी, पेट्रोल बॉस डलवाता है और आप अपने घर के लिए यूज करते हो, तो सर पेट्रोल का खर्चा जोड़ दो। गाड़ी है आपकी, पेट्रोल बॉस डलवाता है और आप उसको दोनों के लिए यूज करते हो, तो कुछ नहीं करना, जो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय एम्प्लॉयर जो है, जितना उसने किया है किस चीज पे, मेंटेनेंस पे, उसको 1800 पर मंथ वो माइनस पर मंथ उसने 2600 रुपया पेट्रोल डलवाया, तो आप क्या करो, 18 एग्जाम्प्ट है, 1800 माइनस कर दीजिए और 800 रुपये पर मंथ के हिसाब से इनकम में जोड़ो, इजी। बाकी छोटी मोटी चीजें केवल है, उनको रीड करना आपको, कि क्रेडिट कार्ड, गिफ्ट वाउचर, क्लब एक्सपेंडिचर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या टैक्स लगता है। डोमेस्टिक सर्वेंट्स के केस में अगर नौकर दिया जाता है, सर्वेंट आपको एम्प्लॉयर दे रहा है, तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जितनी है इसके हाथ में जुड़ जाएगी। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो तो डायरेक्टर 20% वाला, 50,000 एक्सक्लूडिंग एमिनिटीज वाला सर्वेंट दे दिया आपको, तो आपकी तनख्वाह में जुड़ेगा। अगर सर्वेंट एम्प्लॉय खुद रखता है, एम्प्लॉयर को जो भी उसके लिए खर्चा पड़ता है
वो आपको जोड़ना पड़ेगा। ये ऑल एम्प्लॉयज के केस। तो स्पेसिफाइड के केस में सर्वेंट का क्या होगा? अगर एम्प्लॉयर रखता है, जो भी उसको खर्चा पड़ता है वो आपकी सैलरी में जोड़े। अदर देन स्पेसिफाइड के केस में जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट है, अगर सर्वेंट एम्प्लॉय ने रखा है और मालिक उसकी कॉस्ट पे करता है, तो सर नट शेल क्या ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लोन में बता चुका हूँ आपको। मोबाइल एसेट्स का 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन। मेडिकल फैसिलिटी 15,000 वाला चीज तो फट गया आपका। बाकी मैंने आपको बताया विच इज अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स फॉर द प्रिस्क्राइब डिजीज इज फुल्ली एग्जाम। ऐसी मेडिकल फैसिलिटी दी है जो डिपार्टमेंट ने अप्रूव की हुई है। ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस हम पढ़ चुके हैं, अभी फुल्ली एग्जाम है। रीइंबर्समेंट ऑफ एनी इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉइज फुल्ली एग्जाम, और 15,000 वाला हट चुका, ये भी पढ़ चुके हैं। बट ये ध्यान से रख लीजिएगा, इस पे एक बार इस पे क्वेश्चन आया था। मेडिकल एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ स्टे अब्रोड इफ फॉर पेशेंट प्लस वन अटेंडेंट इज एग्जाम टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। आप वहां जाते हो, आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देता है आपके इलाज के, और एक आपके साथ अटेंडेंट जा रहा है, आरबीआई जितना कहेगा उतना माफ, फेमा बताता है। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल जो है for patient plus one attendant is exempted only when gross total of income of the employee does not exceed 2 लाख पर annum। 2 लाख पर annum मतलब मंथली कुछ सोच लीजिए, उसको बाहर भेजेंगे, वेस्ट नहीं होगा। फिर आता है हमारा ग्रेजुएट, इजी सा है। ग्रेजुएट रिसीव ड्यूरिंग द कंटिन्यूशन ऑफ सर्विस इज फुल्ली एग्जाम, फुल्ली टैक्सेबल। सर्विस के दौरान मिल गई तो साइंटिफिक तरीका नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। ग्रेजुएटी रिसीव्ड, अच्छा कोई भी एम्प्लॉय हुई, इसका चार्ट बना लेना, इजी हो जाएगा। ग्रेजुएटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुल एग्जाम। ग्रेजुएटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज बाय अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब आते हैं दो पार्ट, कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट और अदर देन। कवर्ड हो अगर तो उस केस में क्या होगा, रुपीज 20 लाख और 15 डिवाइडेड बाय 26 मंथ्स लेंगे उसके, मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड इयर्स ऑफ सर्विसेज। इसके आगे कंप्लीटेड ईयर सर्विसेज एंड पार्ट देयर ऑफ नहीं लिखा, एंड मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ। ये सैलरी क्या है ये बता दिया बस, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड एनी फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स एक्सेट्रा। अच्छा यहाँ पर हमने ये जोड़ दिया, तो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज एंड पार्ट देयर इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ को 1 ईयर ले लेना, ठीक है। अगर आप कवर्ड हो तो सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक प्लस डी, इजी है। ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस बाय द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि कोबा में कवर्ड नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल। ये सेम है 20 लाख वाला, हाफ मंथ कर रहे हैं मतलब 15/30 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज। मेक श्योर ईयर की फ्रैक्शन को आपको यह इग्नोर करना। 22 साल 3 महीने, 22 साल 9 महीने, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विसेज, इग्नोर एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर। 22 साल 9 महीने को 22 ही लेंगे, 22 साल 11 महीने 29 दिन, 22 साल, बस ये गलती करते, ठीक है। कवर्ड हो तो स्ट्रक्चर्ड हो आप,
तो स्ट्रक्चर्ड हो, लॉ के दायरे में आ गए, आपको फायदा मिलेगा। 22 साल 8 महीने कवर्ड में, 23 22 साल 3 महीने 22 कवर्ड में, नॉट कवर्ड में डजेंट मैटर, 22 साल 1 महीना 12 महीना वट एवर, 22 ही हुआ, 12 से कम हो। क्लियर? कंप्लीट योर सर्विस एक्सेट्रा। सैलरी क्या है मतलब बेसिक प्लस, ये याद कर लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, यहाँ पर सैलरी जो है पिछले 10 महीनों की काउंट। यहाँ बच्चों की क्या गलती होती है, कई बार ईयर चेंज हो जाता है बीच में, उनको लगता है फाइनेंशियल ईयर बदल है, डजेंट मैटर। अगर आप दिसंबर में आप रिटायर हो रहे हो तो आप दिसंबर की सैलरी छोड़ दो, उल्टा काउंट करो, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, सर यहाँ अगर ईयर चेंज हो रहा था तो डजेंट मैटर, आपको पिछले 10 महीनों की सैलरी ही लेनी है। सर ये दिक्कत कब देगा मुझे? ये दिक्कत तब देगा अगर इस 10 महीनों के दौरान आपकी सैलरी चेंज हुई। अगर सेम सैलरी है तो एवरेज सेम आए, बट अगर आपकी सैलरी कुछ महीनों में, लाइक सपोज 2 महीनों के लिए आपकी सैलरी 20,000 थी और 8 महीनों के लिए आपकी सैलरी 30,000, तो क्या करना है आपको? 8 मल्टीप्लाई बाई 30 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 40 और 40 कितना हो गया? 280 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 28,000 लेंगे सैलरी, आपको एवरेज कर देना 10 महीने। ये गलती करते हो। क्लियर? आगे लीव सैलरी की बात करें। लीव सैलरी ड्यूरिंग द, ये इजी है, अगर पोगा आ गया तो पेंशन, लीव सैलरी वैल्यू सब आ गया। पोगा में भी सेकंड वाले में बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं, क्योंकि फर्स्ट बहुत अच्छे से आता है, वो उससे बाहर ही नहीं आ पाते कि सैलरी कौन सी लेनी है। मुश्किल से अगर सैलरी समझते तो 10 महीनों पे अटक जाते कि फाइनेंशियल ईयर बदल रहा है। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर 99% केसेस में बदलता है, जरूरी तो नहीं है मार्च में रिटायर हो गए, हो सकता है जुलाई जुलाई कहीं पर रिटायर करते हैं, तो 10 महीने बहुत लंबा टाइम है, ईयर तो चेंज हो नहीं हो रहा। उसमें भी गड़बड़ कब हो जाती है? अगर सैलरी दो अलग अलग तरीके की है, जैसे हमने किया 2 महीने अलग 8 महीने अलग, फिर उनको एवरेज निकालना नहीं आता कि सर ने क्या कहा था एवरेज करना है, तो एवरेज निकालना क्लास में जो क्वेश्चन करो उसको दोबारा करें इस फॉर्मूले से। लीव सैलरी सिंपल है, कुछ नहीं है। लीव सैलरी ड्यूरिंग द जॉब अगर मिलती है फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ चाहे गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट, whereas leave salary from by the government employees fully exempt रहेगा। पहला, leave salary during the continuation of the services fully taxable in the hands of all employees, leave salary received by government employees fully exempt चाहे सेंटर स्टेट कोई भी हो। लीव सैलरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, वो एग्जाम कितनी होगी? आफ्टर द जॉब की बात होगी। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल अमाउंट 3 लाख 10 गुना है ये, और एवरेज सैलरी पर मंथ। अब सवाल आता है एवरेज सैलरी का मतलब क्या, सैलरी का मतलब क्या, एवरेज कौन सा मंथ की है, यहाँ अटक जाते हो। एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई बाय पीरियड ऑफ लीव अनवेल्ड नंबर, और सैलरी का मतलब क्या, बेसिक प्लस दिए इफ एंड इफ करना होगा, ठीक है? हमने इसका क्लास में क्वेश्चन किया था, लीव सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कभी भी मिले, ड्यूरिंग जॉब आफ्टर जॉब एग्जाम, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ड्यूरिंग द जॉब टैक्सेबल, आफ्टर द जॉब ये वाला फॉर्मूला कितना
3 लाख एक्चुअल रिसीव 10 गुना एवरेज सैलरी पर मंथ। सैलरी कौन से महीने की? करंट मंथ को छोड़ दो, पीछे के 10 महीने जो ऊपर किया है कोई वाला। एक क्वेश्चन था, एक फोर्थ पॉइंट और है इसमें, लीव एट क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथली सैलरी। इन चारों का आपको विचेवर इज लेस लेंगे, राइट? एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन क्या था, मिस्टर एक्स रिटायर होता है एबीसी लिमिटेड से 10th December 2010 after completing a service of 30 years 6 months. After completing a service of 30 साल 6 महीने। लीव एंटाइटलमेंट 25 months। एनकैस्ट इसमें कितने की ले ली पहले ही? 2 months का, और उसको हर साल को कितनी मिलेगी? 2 months पर ईयर। आपको गिवन कितना भी हो, आपको कितना मानना है? हमेशा कितना मानना है? अभी बात देखिए, पहले तो बेसिक के जोड़ लेते हैं। बेसिक पे कितना है सर का? 10,000 पर मंथ। एम्प्लॉइज एज पेड 3,40,000 लीव सैलरी दी है। सर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना, और रुपीज 3 लाख। अब आता है 10 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ। कितनी एवरेज सैलरी पर मंथ? 10 ही है, तो ये हो गया 10,000, ये 1 लाख आ गया। बस निकालना ये वाला है, कितना आएगा? 10 महीनों की एवरेज सैलरी कितनी आई? 10,000 ही आएगी। मल्टीप्लाई बाय लीव एंटाइटलमेंट, ये एक क्वेश्चन होता है, लीव एंटाइटलमेंट कितनी होती है वो बता दीजिए आप। 3 मंथ्स आएगा। लीव अवेल 25 है उसकी, और 2 कैश करवा दी थी पहले। 30 साल काम किया। आपको अगर क्वेश्चन में 2 मंथ्स लीव गिवन हो, आपको उसको क्या मानना है? 1 मंथ। 1.5 गिवन हो, आपको 1 ही लेना। अगर 1 से कम है तो कम लेना। अगर पूरे साल में बोला जाए आपको हाफ मंथ लीव सैलरी, तो 12 महीने का 6 महीना, और 12 महीनों का पर मंथ एक लीव, तो 12 का 12 हो गया। ठीक है, समझ गए? और अगर 12 का 24 बोला जाए तो आपने 12 ही हाफ हो गई ना, आप मंथ के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 1.5 होता है तो 18 हो जाता है, बट आपको तो 12 ही लेंगे। ज्यादा है तो 12, अदरवाइज कम है तो कम बोलेंगे। तो सर आपकी इस केस में 30 साल है, तो 30 इयर्स में से 25 वो अवेल कर चुका है, और 2 पहले ही कैश में ले चुका है। बची कितनी? तो यहां हम गुणा कर देंगे 30 से, विच एवर इज लेस इज एग्जाम्प्टेड। तो 3,40, 3 लाख, 1 लाख और 30,000 में से लेस कौन सा है? सर ऐसा कोई तरीका बता दो जिससे कि मुझे प्रैक्टिस ना करनी पड़े, आप करो और मेरे को आता जाए बनाना। मतलब जब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे,
आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। कमिटेड पेंशन का हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लास में किया, 1/3। आगे फॉर्मूलाज है खाली। वॉलंटरी रिटायरमेंट शैल बी एग्जाम टू द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्चुअल अमाउंट और 5 लाख। एन्युटी फुल टैक्सेबल, रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन एक्चुअल 5 लाख, और ये फॉर्मूला लगाना है बेसिक प्लस डी। हमें पीपीएफ से मतलब होता है यूआरपीएफ टैक्सेबल होता है, 12% तक माफ है। अब एक नई चीज जुड़ गई थी पीपीएफ वाले में, वो क्या है? The aggregate amount of the contribution made by the employer to the following retirement schemes in excess of 7.5 लाख टैक्सेबल। चाहे 12% वाला क्लॉज आपने मान लिया, पर 7.5 लाख से ऊपर जितना भी आपने प्रोविडेंट फंड में ऐड किया है वो सारा फुल्ली टैक्सेबल होगा आपके साथ। हाँ हाँ, आपको 8 लाख किया तो 50,000 आपकी सैलरी में जुड़ जाए। कौन कौन सा? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस, अप्रूव्ड एनिमेशन पेंशन। ये मैं बता चुका हूँ आपको, 50,000। एंटरटेनमेंट लाउस बता चुका हूँ कितना, एक्चुअल एंटरटेनमेंट और 50,000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। टैक्स शैल बी डिडक्शन, ये भी हम सेम है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। ठीक है बच्चों, ये हो जाता खत्म। और एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोफेशनल टैक्स अगर आपने पे किया एम्प्लॉय ने या एम्प्लॉयर, वो होता है प्रोफेशनल टैक्स, या फिर इसका एक और नाम होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। अगर एम्प्लॉयर ने, बॉस ने एम्प्लॉय के लिए प्रोफेशनल टैक्स पे किया तो वो उसकी इनकम में जुड़ेगा, बट 2500 रुपीज तक एग्जाम हो जाए। ठीक है बच्चों, इसके साथ हमारा सैलरी का रिवीजन खत्म हो जाता है, एक मेजर चैप्टर। थैंक यू।